हर दिन अनुराग यही रटी रटाई बात कहता है। जब रात के 2-2 बजे तक बैठकर शराब पिएगा तो सुबह जल्दी कैसे उठेगा कमीना। वो 2 बजे तक क्यों, सारी रात जाग कर शराब पिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन शराब पीने के बाद सप्ताह में 2-3 बार जब मुझे नींद से उठाकर मेरे बदन को भेड़िए की तरह नोचता है, तब मुझे बहुत फर्क पड़ता है। मेरे नाजुक बदन को अपने बुलडोजर जैसे बदन के नीचे कुचलकर जब वो करवट लेता है तो तुरंत उसके खर्राटे गूंजने लगते हैं। कई बार मेरा दिल किया कि सोते हुए साले का गला दबा दूं, लेकिन हर बार मैंने अपने आप पर काबू रखा। बड़ा दांव जीतने के लिए कुछ छोटे दांव हारने भी पड़ते हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे संबंध बनाना नापसंद है। हर शादीशुदा औरत को संबंध बनाना पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। दूसरी औरतों के बारे में तो मैं नहीं जानती, मगर मुझे प्राकृतिक तरीके से करना ही पसंद है। अप्राकृतिक तरीके से मुझे घृणा है। मुंबई छोड़कर अमरलॉक रहने के लिए आने के बाद पता नहीं कहाँ से अनुराग को अप्राकृतिक तरीके से करने का चस्का लग गया था। पहली बार तो मैंने भी इसे एक नया अनुभव, नई चीज समझकर सिर्फ प्रयोग के तौर पर अनुराग की इच्छा का सम्मान करते हुए असहनीय दर्द के बावजूद भी अपना पूरा सहयोग दिया था। दर्द के मारे मैं उस रात को चैन से सो नहीं पाई थी और अगले दिन बैठने में मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी कि पूरा दिन या तो मैं खड़ी रही थी या उल्टी लेटी हुई थी। उस वक्त मुझे लगा था कि सिर्फ नएपन के लिए, प्रयोग के तौर पर, वो एक बार ही होने वाला या कभी कभार होने वाला काम था। कितना गलत थी मैं। अगली रात को भी अनुराग ने मेरे साथ फिर वही काम करना चाहा, तो मैंने होने वाले असहनीय दर्द का हवाला देकर मना किया था। मैंने अनुराग को बहुत समझाने की कोशिश की कि ऐसा अप्राकृतिक तरीके करना ठीक नहीं है, मगर मेरी बात सुनने और समझने की जगह उसका पारा चढ़ गया। तब पहली बार अनुराग ने मुझ पर हाथ उठाया था और उसने मेरी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती मेरे साथ अप्राकृतिक तरीके से किया। पहली बार ऐसा करते समय तो फिर भी उसने कोशिश की थी कि मुझे कम से कम दर्द सहन करना पड़े, मगर दूसरी बार जब वो मेरा शोषण कर रहा था, तब अपने पति का वहशियाना रूप मैंने पहली बार देखा था। अनुराग ने किसी बात की परवाह नहीं की थी, न मुझे होने वाली तकलीफ की और न ही मेरे रोने गिड़गिड़ाने की। उसने बहुत ही हिंसक होकर अप्राकृतिक तौर पर अपनी अंदर आग को शांत किया था। मेरे बदन से निकले बिस्तर पर पड़े खून को देखकर उसे मेरी चिंता कम और अपनी मर्दानगी का गुरूर अधिक हुआ था। वो दूसरी रात भी मैंने पहली रात की अपेक्षा अधिक दर्द की वजह से तड़फते हुए रो रो कर गुजारी। तब पहली बार मेरे मन में अपने पति अनुराग के लिए घृणा उत्पन्न हुई। अगले दिन मैं बड़ी मुश्किल से उठी। मैं इतनी तकलीफ में थी कि नित्य कर्म से निवृत्त होते वक्त मेरी जान निकली जा रही थी। मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे तुरंत डॉक्टरी इलाज की जरूरत थी, पर अनुराग को इसकी परवाह नहीं थी और मैं खुद शर्म के मारे डॉक्टर के पास नहीं जा सकी थी। क्या कहती मैं डॉक्टर को? जितना मैं जानती थी मैंने खुद ही अपना घरेलू इलाज किया और मुझे सामान्य होने में 3-4 दिन लगे। गनीमत थी कि उन 3-4 दिनों तक अनुराग मुझसे दूर ही रहा। उसने मुझसे थोड़ी हमदर्दी जरूर दिखाई थी, लेकिन अपने उस अमानवीय कृत्य से वो शर्मिंदा जरा भी नहीं था। मेरे ठीक होने के 1 सप्ताह बाद ही उसके अमानवीय और अप्राकृतिक तरीके से करने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया था। जब भी मैं इसका विरोध करती, अनुराग बेरहमी से मुझे मारता पीटता। उसकी मारपीट और जबरदस्ती मेरे साथ अप्राकृतिक तरीके से करने सिलसिला ऐसा चला कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। निरंतर मारपीट और अपने नारीत्व का अपमान सहन करते हुए तंग आकर 1 महीने बाद पहली बार मेरे मन में अनुराग से पीछा छुड़ाने की बात आई। सबसे पहले मेरे दिल में तलाक का ख्याल आया, लेकिन मैंने जल्दी ही उस ख्याल को अपने दिल से निकाल दिया। पहली बात तो ये थी कि मुझे पता था कि अनुराग का परिवार आपसी समझौते से तलाक के लिए राजी नहीं होने वाला था। शादी के शुरुआती दिनों में मेरा नाजुक मन अनुराग के प्यार और देखभाल से खिल उठा था। उसकी मीठी बातें और उसका साथ ऐसा लगता था जैसे किसी खूबसूरत सपने में जी रही हों। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, उसकी असली फितरत मेरे सामने आई। धीरे धीरे उसकी हिंसा और उसका बेरहम बर्ताव मेरे नाजुक दिल को कुचलने लगे। अब मेरे नाजुक दिल को सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था,
उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए छुटकारा। लेकिन मैंने उसे सीधे रास्ते से खत्म करने का इरादा नहीं किया। मेरे दिल में एक ज्वाला थी, पर दिमाग में ठंडक। इस पर मैंने और गहराई से सोचना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे मन में अनुराग से पीछा छुड़ाने का ख्याल पक्का होने लगा। मुझे याद आया कि अनुराग के नाम पर 5 करोड़ की एक बीमा पॉलिसी थी और मैं उसकी नॉमिनी थी। अगर अनुराग की मौत हो जाती तो मुझे मकान के साथ साथ बीमा की राशि भी मिल जाती। लेकिन तभी मुझे याद आया कि अनुराग की संपत्ति और बीमा की राशि केवल उसकी सास कमला देवी की मृत्यु के बाद ही मुझे मिल सकती थी। कमला देवी का वसीयत में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि परिवार की सारी संपत्ति केवल अनुराग को तभी मिलेगी जब उसकी मां का निधन हो जाएगा। ये सोचते हुए मैंने अपनी योजना को और भी सटीक रूप से तैयार किया। अब मुझे अनुराग को मारने से पहले कमला देवी को खत्म करना था। वह एक मजबूत महिला थी जो हमेशा परिवार की धुरी बनी रही थी, लेकिन उसकी मौत के बिना अनुराग के पास कुछ भी नहीं आ सकता था, और इसलिए मेरी अगली चुनौती कमला देवी को अपनी योजना का हिस्सा बनाना था। अब मेरी योजना में एक नया मोड़ आ चुका था। अनुराग की मां कमला देवी के बिना मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती थी। उसकी मौत के बाद ही अनुराग की संपत्ति पर उसका अधिकार होगा और उसके बाद बीमा की रकम भी मेरे नाम हो जाएगी। मुझे अब उसकी हत्या को एक अच्छी तरह से सोची समझी योजना के तहत अंजाम देना था। मैंने अपनी योजना पर ध्यान दिया और हर एक कदम को सावधानी से सोचा। कमला देवी एक मजबूत और सतर्क महिला थी, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह अपनी सेहत को लेकर हमेशा लापरवाह रहती थी। वह कभी अपनी दवाइयां सही समय पर नहीं लेती थी और अक्सर अपनी बीमारी को हल्के में लेती थी। यही मेरा सबसे बड़ा मौका था। मैंने कमला देवी के साथ एक दिन उसके पसंदीदा स्वास्थ्य सप्लीमेंट्स की खरीदारी के दौरान मुलाकात की। मैंने उसे बताया कि एक नए डॉक्टर ने एक और दवाई की सिफारिश की है जो उसकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती है। उसने मुझे देखा और जैसे मुझे उसकी कमजोरी का एहसास हो गया, मैंने उसे उस दवाई के बारे में पूरी जानकारी दी, जो असल में एक धीमा जहर था। ये दवा बहुत धीरे धीरे काम करती थी और एक दिन में उसकी हालत में कोई फर्क नहीं दिखता था। विश्वास जितने में सफल रही, उसने बिना कोई शक किए मुझे वह दवाई लेने के लिए कह दिया और मैंने अगले कुछ दिनों में उसे लगातार उस जहर की खुराक दी। वह उस दिन अपने कमरे में आराम कर रही थी। मैंने जानबूझकर उसके लिए एक गिलास पानी में दवाई घोल दी और उसे पीने को कहा। कमला देवी ने इसे बिना किसी सवाल के पी लिया। कुछ घंटों में उसके शरीर में कमजोरी आनी शुरू हो गई। उसकी आंखों में हल्की सी असमर्थता थी और वह अपने कमरे में धीरे धीरे गिरने लगी। मैंने उसकी नब्ज महसूस की और देखा कि वह धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जैसे सब कुछ मेरी योजना के हिसाब से हो रहा हो। लेकिन यह सब कुछ बहुत तेजी से नहीं हुआ। उसका शरीर पहले थोड़ा सुस्त हुआ, फिर श्वास की गति धीमी हो गई। मैं उसके पास खड़ी होकर देखती रही और महसूस किया कि मेरी योजना अब अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही थी। उसकी मृत्यु ने मुझे एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाने का मौका दिया। अब अनुराग की सारी संपत्ति मेरे पास थी और मुझे उसकी बीमा राशि भी मिलनी थी। कमला देवी की हत्या ने मुझे उस जाल से मुक्त कर दिया था जिसमें मैं कई सालों से फंसी हुई थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित थी। मेरी योजना में अब भी कई मोड़ आने थे और मुझे अनुराग से निपटने के लिए और भी उपाय करने थे।